हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। तो दोस्तों, आज की जो सीटेट की क्लास है, इसमें हम थ्योरी की क्लास करेंगे, जिसमें हम जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, अर्थात जिसे हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी कहते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, संज्ञानात्मक विकास का मतलब होता है एक संज्ञान। संज्ञान मतलब कि हमारे सोचने समझने की क्षमता, कि कोई व्यक्ति कितना परिपक्व हो चुका है, उसका मैच्योरेशन, बायोलॉजिकल मैच्योरेशन कितनी हो चुकी है उसमें। तो उन सबको हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, उसी संज्ञानात्मक विकास के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि संज्ञानात्मक विकास होता क्या है और ये किस व्यक्ति के ने दिया था, तो जीन पियाजे ने जो है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। और जीन पियाजे जो है वो कहाँ के रहने वाले व्यक्ति हैं? स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। अब पियाजे कहते हैं कि जैसे जैसे बच्चों में जो है जैविक परिपक्वता, बायोलॉजिकल मैच्योरेशन आती है, वैसे वे वस्तु के बारे में अपने दिमाग में जो है कंसेप्ट बना लेते हैं। अब जैसे कि आप में मैच्योरेशन आई धीरे धीरे, आप सीटेट की तैयारी में जुटे। तो सीटेट की तैयारी में जब आप जुटे हैं, तो आपने अपने दिमाग में कंसेप्ट बना लिया कि उस सीटेट के प्रति, की सीटेट पास करेंगे, फिर हम जॉब की तैयारी करेंगे, डी ट्रिपल एस भी देंगे, ईएमआरएस, केवीएस या एनवीएस का फॉर्म भरेंगे। तो उन सब के बारे में कॉन्सेप्ट बनाना अपने दिमाग में, तो उसे हम क्या कहते हैं? संज्ञानात्मक विकास। ऐसा जीन पियाजे ने कहा है। ठीक है। अब पियाजे के अकॉर्डिंग, पियाजे भाई साहब कहते हैं कि पियाजे के अकॉर्डिंग जो बच्चे हैं वो सक्रिय ज्ञान निर्माता, नन्हे वैज्ञानिक हैं, जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। मतलब कि बच्चे को एक तो एक्टिव ज्ञान का निर्माता बताया कि किस तरीके से बच्चे जो है खुद ही अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। और नन्हे वैज्ञानिक भी बताया, क्योंकि वो खोज करके धीरे धीरे अपने बारे में सीखते रहते हैं और इस संसार के बारे में जो धीरे धीरे सिद्धांत हैं उनकी रचना भी करते हैं। तो ये भाई साहब पियाजे ने कहा है। ठीक है। पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चों की थिंकिंग अडल्ट की थिंकिंग से प्रकार अर्थात टाइप्स में अलग होती है, ना कि क्वांटिटी में। मतलब कि अब बच्चे को सोचने का तरीका, और जो बड़े व्यक्ति हैं, वयस्क व्यक्ति, उनके सोचने का जो तरीका होता है वो अलग अलग होता है, तरीका अलग होता है। जैसे कि अभी दो रास्ते हैं आपके पास में। अभी आपसे कहा जाए कि आप सीटेट पास कैसे करोगे, तो एक बच्चा, छोटा बच्चा अलग तरीके से बताएगा कि एग्जाम दे लो, हो जाएगा सीटेट पास। लेकिन वहीं बड़ा वयस्क व्यक्ति क्या कहेगा, क्योंकि उनसे का संज्ञानात्मक विकास अधिक हुआ है, इसलिए वो कहेगा कि पहले सिलेबस चेक करो, उसके बाद सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक पढ़ो, अच्छे टीचर सेलेक्ट करो, अच्छे नोट्स बनाओ, और उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट लगाओ, और उसके बाद में आप जो है एग्जाम दो, तो आपका सीटेट पास हो जाएगा। अब दोनों ने सोचा तो एक ही तरीके का। बच्चे ने क्या कहा कि एग्जाम दो, हो जाएगा सीटेट पास। लेकिन जो क्वांटिटी है वो समान है दोनों की। दोनों ने सीटेट पास करने के लिए क्वांटिटी दी, सीटेट पास करने के लिए अपने थिंकिंग दी, लेकिन प्रकार में अलग अलग है। एक ने सीधा रास्ता बता दिया, एक ने घुमा के उसी रास्ते को डिटेल में बताया। मतलब कि रास्ता दोनों का सेम है, सीटेट पास करनी है, लेकिन दोनों के रास्ते में डिफरेंस ये हुआ कि एक ने जो है डायरेक्ट बताया, और एक ने उसी रास्ते को जो है टुकड़ों में समा दिया, टुकड़ों में समझाया, अर्थात उस टुकड़ एनालिसिस कर दिया उसका। ठीक है। बच्चे वातावरण में अंतःक्रिया करके प्रगति करते हैं। बच्चे जो है एनवायरनमेंट, जब बच्चे समाज में रहेंगे तो उस समाज से, एनवायरनमेंट से अंतःक्रिया करेंगे। अंतःक्रिया मतलब कि समाज में अन्य व्यक्तियों से, अन्य स्थलों से, धार्मिक स्थलों से, मंदिरों से, तो वहां से सीखेंगे और अपने प्रोग्रेस करते रहेंगे। ठीक है। एक छोटा सा टॉपिक आया है इसके अंदर, मैच्योरेशन। देखिए, मैच्योरेशन क्या होता है? परिपक्वता। परिपक्वता का मतलब होती है कि बच्चों की जो संज्ञानात्मक सोचने की क्षमता हो, चाहे उसका शारीरिक विकास हो, चाहे उसका सभी तरीके का विकास, जो जैविक परिवर्तन है वो वहां पे पूर्ण हो गया हो। उसमें चेंजेस जो आते हैं, जैसे कि आनुवंशिक रूप से जैविक परिवर्तन अर्थात बायोलॉजिकल चेंज होना परिपक्वता कहलाता है। जैसे कि एक बच्चा था 12 साल का, उसके धीरे धीरे दाढ़ी मूंछ आएंगी, उसके हार्मोनों का चेंज होगा, फिर उसके एक 18-21 की जागे उसके जो चेंजेज हैं वो बंद हो जाएंगे, तो वो उसमें परिपक्वता आ जाएगी। ठीक है। यह आनुवंशिकी से रिलेटेड होता है। ठीक है। जेनेटिक्स से रिलेटेड होता है। बड़े होने पर परिपक्वता आती रहती है, और परिपक्वता एक विकासात्मक प्रक्रिया है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसमें परिपक्वता आती रहती है, मैच्योरेशन आती है, और ये एक विकास की प्रक्रिया है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। आगे आता है जीन पियाजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कंसेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कि उन्होंने कौन कौन सी कंसेप्ट दी थी। देखिए, उन्होंने एक तो कंसेप्ट दी थी अडेप्टेशन, अनुकूलन, और दूसरी दी थी साम्य धारण, इक्विलिब्रेशन या संतुलन।
तो एडेप्टेशन क्या होती है कि वातावरण के अनुसार कोई वातावरण है, जैसे कि अभी मैं आपको बताऊं, आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो, मैं आपको, अब आप सोचते होंगे कि सारे एग्जाम्पल ही आप सीटेट से रिलेटेड लेके आते हो। तो सीटेट से रिलेटेड एग्जाम का मतलब कि आपका फोकस सीटेट पर है, तो आपको उसी से रिलेटेड एग्जाम्पल दूं, तो ताकि एग्जाम में देखते ही आप ऑप्शन समझ जाओ कि ये हमारे सर ने इस तरीके का ऑप्शन दिया था, इस तरीके का एग्जाम्पल दिया था, तो आप उस क्वेश्चन को आसानी से कर पाओ। ठीक है, जैसे कि वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना अनुकूलन कहलाता है। कैसे ढालोगे? अब आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो, आप तो सीटेट की तैयारी कर रहे हो तो आप अपने आप को उसी तरीके से ढालोगे, चाहे तो 6 घंटे की पढ़ाई, कौन से नोट्स इकट्ठे करने हैं, कौन सा सिलेबस पढ़ना है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन से प्रैक्टिस सेट करने हैं, तो अपने आप को वातावरण के अनुसार, सीटेट के अनुसार अपने आप को ढाले हो तो उसे अनुकूलन कहेंगे। इसकी दो प्रक्रियाएं हैं, एक एसिमिलेशन और एक अकोमोडेशन। एसिमिलेशन कहती है कि पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना, एसिमिलेशन कहलाता है। आप जो है, मान लीजिए साइकिल चलाना सीख लिया था आपने, अब आप साइकिल चलाने से आप बाइक चलाना सीख रहे हो, तो बाइक चलाना जब आप सीखोगे तो क्या होगा, आपके साइकिल चलाने का ज्ञान है वो बाइक चलाने में काम में आएगा। तो उसको क्या किया आपने, पहले के ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ दिया, तो उसे क्या कहा जाता है, आत्मसातीकरण कहा जाता है। ठीक है, अगला है एकोमोडेशन। अकोमोडेशन क्या होता है, पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना, समायोजन कहलाता है। आपका पूर्व ज्ञान है पहले का, आपने आपने साइकिल चलाना सीखा था, अब आप साइकिल से सीधा आप जो है कार चलाना सीख रहे हो। अब साइकिल कार, कार का तो कोई मतलब ही नहीं है। साइकिल में तो जो हैंडल होता है, कार में स्टीयरिंग होती है, कार में गियर होते हैं, साइकिल में पेडल मारना होता है। तो पूर्व ज्ञान, अब आपका साइकिल वाला ज्ञान था, आपको तो हैंडल साधने की आदत थी, हैंडल से चलाने की, पेडल मारने की, अब उस ज्ञान में परिवर्तन करना है। परिवर्तन करके आपने क्या किया, कार चलाना सीख लिया और उसके साथ में वातावरण के साथ तालमेल बिठा लिया, उसे हमने समायोजन कह दिया। ठीक है, तो ये हो गई यहाँ पर समायोजन की प्रक्रिया। अब साम्य धारण या संतुलन या इक्विलिब्रेशन क्या होता है कि अगर हम एसिमिलेशन और अकोमोडेशन, इन दोनों के बीच में ही बैलेंस बना दें, इन दोनों प्रक्रियाओं को हम बैलेंस कर दें, जो तराजू है उसमें तोल दें, दोनों पलड़े बराबर कर दें इसके, तो उसे कहेंगे हम इक्विलिब्रेशन, साम्य धारण या फिर संतुलन। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगली है स्कीमा। स्कीमा क्या होती है कि मानव के दिमाग में जो चीज पहले से स्टोर होती है, वह उनका प्रयोग करके किसी विषय के प्रति एक धारणा बनाता है और इसे स्कीमा कहते हैं। मानव शिशु में स्कीमा प्रवृत्ति और प्रतिक्रिया जो होती है वो जन्मजात होती है। यहाँ इंपॉर्टेंट लाइन है कि मानव शिशु में जो स्कीमा प्रवृत्ति और जो प्रतिक्रिया है वो जन्मजात होती है। ये क्वेश्चन सीटेट में कई बार पूछा जा चुका है। और स्कीमा जो है सूचनाओं को संगठित और प्रतिपादित करता है। आपके दिमाग में पहले से कोई चीज स्टोर है, ठीक है। मान लीजिए आप अभी जो ये टॉपिक पढ़ रहे हो, इसी के पहले आपने अपने दिमाग में एक चीज स्टोर थी सीटेट के प्रति, आपने कहीं से पढ़ा हो, थोड़ा बहुत जीन पियाजे का टॉपिक ही पढ़ा हो आपने, सीटेट की तैयारी कहीं से भी क्यों, पहले मान लीजिए आपने कभी पढ़ा था, तो आपके दिमाग में कोई चीज पहले से स्टोर थी। आपने अब जब आप वही टॉपिक दोबारा पढ़ोगे तो आपके दिमाग में वो चीज स्टोर थी, वो चीजें आने लगेंगी और आप उसके बारे में क्या धारणा बनाओगे, यार ये टॉपिक तो बड़ा सरल हो गया, इस पहले भी पढ़ा हुआ था, तो आप ये नए टीचर ने पढ़ लिया हम, तो अब ये टीचर जो टॉपिक है ये बिल्कुल हमारा अच्छे तरीके से याद हो गया, उसे क्या कहेंगे हम, स्कीमा कहते हैं। ठीक है, अगला है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन देखिए क्या होता है, पियाजे के सिद्धांतों में संज्ञानात्मक प्रणाली के लिए स्कीमाओं को पुनर्व्यवस्थित करना, उन्हें स्कीमाओं से जोड़ने को संगठन कहा जाता है। मान ली आपने पहले कोई भी एक जो कंसेप्ट अपने दिमाग में बना रखा था, किसी टॉपिक के विषय, किसी विषय के प्रति जो धारणा बनी हुई थी, अब उस धारणा को पुनर्व्यवस्थित करना है, आप नए तरीके से उसको सीखना चाह रहे हो, उसमें रीअरेंजमेंट करो, उसको पुनर्व्यवस्थित करो। मान लीजिए उसमें कोई गलती थी, उसमें सुधार करना है, तो उसमें अगर हम नई चीज जोड़ेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, स्कीमा को, उसको हम पुनर्संगठित करेंगे, उसे ही हम संगठन कहेंगे। ठीक है, अब पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की बात करते हैं। तो पियाजे ने जो संज्ञानात्मक विकास की जो 4 स्टेज बताई हैं, ठीक है, तो पहली स्टेज बताई इन्होंने सेंसरी मोटर स्टेज, संवेदी पेशी अवस्था, और ये अवस्था जो है
0 से 2 वर्ष की होती है। तो इस अवस्था में जो पियाजे साहब ने कहा है कि ये सोच अवस्था है 2 वर्ष तक की अवस्था, ये सेंसरी संवेदी अवस्था, इसका नाम क्यों रखा? मतलब कि बच्चे में जो 5 इंद्रियां होती हैं, जैसे कि आंख, नाक, त्वचा, जीभ, ठीक है, और कान। तो बच्चा क्या करता है, एक तो देख सकता है, सूंघ सकता है, जिह्वा से जो है वो स्वाद चख सकता है, कानों से सुन सकता है और त्वचा से स्पर्श का अनुभव कर सकता है। इस अवस्था में जो 5 इंद्रियां होती है बच्चे की, ज्ञानेंद्रियां होती हैं, उनके माध्यम से बच्चा सीखता है। इस अवस्था में बच्चा जो है अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। किसके माध्यम से सीखता है? ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। 5 जो भी मैंने आपको बताई ज्ञानेंद्रियां, जैसे कि आंख, नाक, जिह्वा, कान, त्वचा, इन 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से बच्चा सीखता है। क्योंकि छोटा बच्चा है, या तो सुन सकता है, वो बोल नहीं सकता, या तो सुन सकता है, आंखों से देख सकता है, नाक से सूंघ सकता है, जिह्वा से तो स्वाद ले सकता है और त्वचा से स्पर्श का अनुभव करता है। इसमें वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है। अब ऑब्जेक्ट परमानेंस, ये गुण क्या होता है ये समझिए। मान लीजिए आप बच्चा एक खेल रहा था, उसके पास में कोई गेंद थी, आपको गुस्सा आया, आपने कहा इसको रख के अभी, तो बच्चा क्या करेगा, उसको रख के आ जाएगा, रख के आ गया और आप वापस आ गया। अब थोड़ी देर बाद अगर हम बच्चे को याद आ गया कि वापस बॉल से खेलना है, गेंद से, तो वो वापस जाके उस बॉल को ढूंढ के लेके आ जाएगा। तो उसे क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण। अभी मैं आपको एक एग्जांपल दूं सीधा सीधा, जो कि मेरे घर में हुआ था। तो मेरी भांजी थी, तो वो भांजी के पास में क्या होता है, जैसे कि विक्स इनहेलर होता है, वो था। तो अब मेरे जीजाजी जो है उनको जुकाम लगी हुई थी, तो वो उसको इनहेल कर रहे थे, विक्स इनहेलर को। तो उस भांजी को बड़ी जिद हुई, उसने देख लिया। तो छोटे बच्चा जो भी चीज देख लेता है उसे अपने साथ ले जाता है खेलने के लिए। तो वो विक्स इनहेलर मेरी भांजी ने ले लिया, जिसका नाम है प्रियांशी। अब भांजी ने ले लिया तो उसने क्या किया कि जैसे कि घर में कोई पॉलीथीन थी, जैसे हम बाजार से कोई मार्केट से सामान लेके आते तो पॉलीथीन थी, तो उसने उसको उस पॉलीथीन में रखा और ऐसे रखा कि जैसे वो कोई सामान लेके आई है, भांजी खेल रही है ऐसा। उसने वो खेलती रही, लेकिन जैसे ही शाम हुई तो उसने उस पॉलीथीन को, जब उसने खाना खाने की बारी आई, भूख लगी उसको, तो उसने उस पॉलीथीन को रख दिया। पॉलीथीन को उसने ऐसी जगह पे रखा, हमारी रसोई में रख दिया जाके। अब पॉलीथीन को उसने रख दिया रसोई में, और वो करीब 1.5 साल की थी, ठीक है। अब पॉलीथीन को रख दिया, तो अब वापस विक्स इनहेलर को ढूंढ रहे हैं जीजा जी, क्योंकि उनके जुकाम लगी हुई है। तो वो कह रहे हैं मुझसे कि विक्स इनहेलर कहाँ पे है। तो मैंने बताया कि अभी तो भांजी के हाथ में थी, इसके हाथ में, प्रियांश के हाथ में, लेकिन कि मैंने इसको खेलते हुए देखा था। अब हमने पूरे घर में ढूंढ लिया, लेकिन हमको वो नहीं मिली। हमने पूरे घर में अगले दिन सुबह भी ढूंढ लिया, शाम को भी ढूंढ लिया, लेकिन हमको वो विक्स इनहेलर नहीं मिली। लेकिन जब उस मेरी भांजी को अपने आप दिमाग में वही वापस खेलने की याद आई उसी से, तो उसने क्या किया, वही पॉलीथीन से खेलने की बात आई, तो उसने जो पॉलीथीन जहां पे रखी थी, उस पॉलीथीन को रसोई में से वहां से निकाला, और उसको हमने उससे भी पूछ लिया था पहले कि वो चीज़ कहाँ पे, वो सूंघ रहे थे ऐसे, उसको जैसा भी हमने समझाया उसको, लेकिन उसने नहीं बताया। लेकिन जब उसको खेलने की, खुद की समझने की बारी आई, तो उसने क्या किया, उस पॉलीथीन को जहां पर उसने रसोई में रखा था उसको निकाला, और उसमें से फिर निकाला विक्स इनहेलर, और तब फिर बताया मुझे, ये रहा। तो मैंने पूछा उससे, कहाँ मिला तुझे? यहाँ पे। तो कैसे मिला? कि इसके उसने बताया था, बोलना तो नहीं जानती इतने ज्यादा, लेकिन वो फिर भी टुकड़ों में, टूटे फूटे शब्दों में बोलती, इसके अंदर था, ऐसे रखा हुआ था यहाँ रसोई। तो वो सेंसरी मोटर स्टेज है, और वही ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण उसमें था, जो कि मैंने खुद अनुभव किया था। अब आप सोच रहे होंगे कि आपने अपना एग्जाम्पल क्यों दिया, क्योंकि मैंने देखा हुआ एग्जाम्पल आपको दिया है, ठीक है। तो इस तरीके का कभी अपने छोटे बच्चे हो घर में, तो उन पे आप ट्राई करके देखना, ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण होता है। 2 साल का बच्चा होता है तो, ठीक है। यानी बच्चा अपने दिमाग में वस्तुओं की छाप बनाना शुरू कर देता है, और जिससे वे छुपी हुई वस्तु को भी ढूंढ लेता है। अर्थात बच्चे यह समझने लगते हैं कि नजरों के सामने होने पर भी वस्तु का अस्तित्व है। इस अवस्था में बच्चा अपने आप को वातावरण की वस्तुओं से भिन्न समझने लगता है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी सेंसरी मोटर स्टेज, ठीक है। अगली स्टेज है प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और ये अवस्था जो है 2 से 7 वर्ष तक की होती है। इस स्टेज में क्या करता है बच्चा, क्रिया करने से पहले की अवस्था है, मतलब कि बच्चा कोई क्रिया नहीं कर पाता, चीजों को देख पाएगा, समझ पाएगा, लेकिन कोई क्रिया नहीं कर पाता, क्योंकि बच्चा अभी 2 से 7 वर्ष के बीच में है।
अभी वो इतना नहीं समझ पाता, कोई कार्य नहीं कर पाता, हम उसको जो सब बोलते हैं वो नहीं कर पाता इतना ज़्यादा, ठीक है। अगला है इसमें, इस स्टेज में जो बच्चा है प्रतीकों सिंबल्स का यूज करने में निपुण हो जाता है। जैसे साइकिल शब्द सुन करके उसके माइंड में साइकिल की एक इमेज बन जाती है। इस अवस्था में गोल डायरेक्टेड बिहेवियर की क्षमता आ जाती है। अब देखिए, बच्चे से सिंबल का यूज करने लग जाता है, जैसे साइकिल कहा, साइकिल की इमेज उसके दिमाग में बन जाएगी। इसी तरीके से हमने उससे कार कहा, कार की दिमाग इमेज उसके दिमाग में बन जाएगी। तो ये जो सारी इमेज बनती हैं और गोल डायरेक्टेड बिहेवियर मतलब एक लक्ष्य की निर्दिष्ट की तरह व्यवहार करता है। तो ये सब जो गुण हैं ये कौन से स्टेज में आते हैं? प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर आते हैं, ठीक है। अब जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसको हमने दो भागों में बांटा है। दो तरह की होती है, एक प्राक संक्रियात्मक अवधि 2 से 4 साल की, और एक अंतरदर्शी अवधि 4 से 7 साल की। इसमें बच्चा भिन्न भिन्न प्रकार के संकेत, प्रतिमाएं, शब्द तथा उसके अर्थ सीखता है और बच्चे में भाषा का विकास होता है। मतलब कि बच्चा जो है अलग अलग तरीके के सिंबल बनाना सीखता है, अलग अलग तरीके की इमेज को सीखता है, शब्द बोलना सीखता है और अर्थ भी सीखता है। जैसे कि आपने कभी मेरी पुरानी वीडियो देखी हो तो उन इमेज वीडियोज में मैंने आपको बताया था कि एक प्लॉट होता है, एक मकान होता है और एक घर होता है। इन तीनों शब्दों में अंतर क्या है? देखिए, प्लॉट होता है खाली जगह जिस पे कोई भी घर नहीं बना हुआ था, खाली जगह होती है, सिर्फ एक जमीन होती है। मकान होता है जिस जमीन है प्लॉट उस पे जो है मकान बना हुआ है, लेकिन उसमें कोई भी परिवार का सदस्य नहीं रहता, तो वो होता है मकान जो खाली होता है। बना हुआ है जमीन पर, प्लॉट पर, लेकिन सदस्य नहीं रहता परिवार का। और घर वो होता है जिसमें परिवार के सदस्य रह रहे हो, उसको हम घर कहते हैं। तो वही यहाँ पे अर्थ सीखने लग जाता है बच्चे उन शब्दों का। अंतर्दर्शी अवधि है, अंतर्दर्शी चिंतन की ओर बच्चे का उन्मुख होना, बच्चे गणितीय प्रश्न हल करना सीखता है, ठीक है। अगर आगे बढ़ रहे हैं, प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर ही अभी अहम केंद्रित ईगोसेंट्रिज्म। ईगोसेंट्रिज्म का अर्थ है कि बच्चा सोचना शुरू कर देता है कि जो वह कर रहा है, वह सोच रहा है, वह सब ठीक है, चाहे वो गलत ही कर रहा हो, लेकिन वो अपने वहां पे सोचता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, ठीक है। जीववाद एनिमिज्म। एनिमिज्म का मतलब होता है कि बच्चा क्या करता है कि जो निर्जीव वस्तु है उसमें भी क्या करता है कि उसमें भी जीव है। बच्चा सजीव और निर्जीव के बीच में अंतर नहीं कर पाता। जैसे कि अभी मैं आपको बताऊं, बच्चे के अगर किसी चीज से चोट लग जाती है, जब बच्चा छोटा होता है तो हम क्या करते हैं, जैसे जमीन से चोट लग गई तो हम जमीन पे मारते हैं और ऐसे करते हैं, बेटा चींटी मर गई, चींटी मर गई। जबकि ना तो जमीन को लगने वाली है, लेकिन हमने बच्चे को समझाया, बच्चा नहीं जानता कि ये सजीव है निर्जीव है। ऐसे ही हम कहते हैं बेटा चांद को दिखा करके, बेटा चंदा मामा है वो तुम्हारे। तो बच्चा क्या सोचता है, कहता है हाँ चंदा मामा है। तो बच्चा इस सजीव निर्जीव में अंतर नहीं कर पाता, उसे हम एनिज्मिज्म कहते हैं। एपलटावी। एपलटावी मतलब कि बच्चा जो है इसमें वस्तुओं, संख्याओं, समस्या आदि को उल्टना पलटना नहीं सीखता। जैसे कि हमने कहा बच्चे से कि 1 2 3 4 की गिनती है, इनको नहीं समझेगा। कोई वस्तु है उनको नहीं समझेगा, उल्टना पलटना नहीं सीखेगा कोई सी भी कार्य को। जैसे कि हमने कहा कि आगे बैठा है, पीछे बैठा है, इसको उल्टना पलटना नहीं जानता, ठीक है। ये भी जो है प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर ये सब गुण नहीं होते। उल्टना पलटना, एपलटावी, एम केंद्रित, जीववाद, ये सब गुण नहीं कर पाता, उनमें अंतर नहीं कर पाता बच्चा। मुद्रा संप्रत्यय, भार, ऊंचाई के वर्गीकरण आदि की योग्यता के कंसेप्ट की कमी इस अवस्था में होती है। मतलब कि बच्चे से कहा जाए कि आप में कितना वजन है, 2 किलो, 1 किलो, ऐसे हम जैसे मार्केट से सामान लाए 1 किलो, तो उसको बच्चा नहीं समझ पाएगा। ऊंचाई को नहीं समझ पाएगा, कितनी हाइट है, कितनी लेंथ है, लंबाई, उनको नहीं समझ पाता बच्चा। सेंट्रेशन, एक समय में किसी वस्तु की केवल एक विशेषता पर ध्यान दे पाने की प्रवृत्ति को केंद्रीकरण कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए अभी ये एक बाउल है, ठीक है, और एक ये गिलास है। तो अब क्या करते हैं हम कि इस बाउल के अंदर यहां तक पानी भरा हुआ आधा, हमने इस बाउल के पानी को इस गिलास में किया, तो क्या है कि इसमें और इसमें दोनों में सेम होगा, लेकिन गिलास यहां तक भर जाएगा क्योंकि गिलास की जो शेप है वो अलग है और बाउल की शेप अलग है। तो बच्चे से अगर हम पूछे कि इसमें क्या हुआ है, तो वो सिर्फ एक चीज पे, हमने कहा कि हम इसमें से इसमें पानी डाल रहे हैं, तो बच्चा एक ही चीज पे ध्यान दे पाएगा कि इसमें से इसमें पानी डाला। ये इस पे ध्यान नहीं दे पाएगा कि इसमें पानी कम था, इसमें ज्यादा था, या फिर दोनों में बराबर है। उस पर ध्यान नहीं दे पाएगा बच्चा, ठीक है।
एक ही चीज पर ध्यान दे पाता है एक समय में। अगला है संरक्षण, कंजर्वेशन, मतलब कि किसी वस्तु के आकार आकृति में परिवर्तन हो तो उसकी मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन बच्चा इसको नहीं समझ पाता। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि एक बाउल है और ये एक गिलास है, हमने बाउल का पानी गिलास के अंदर डाला, तो यहाँ पे क्या हुआ कि दोनों में सेम पानी है, लेकिन गिलास में तो ऊपर तक भरेगा, बाउल आधा भरेगा। तो बच्चा इसमें ये नहीं समझ पाता। अगर हम ऐसा करके बच्चे को दें खाने की कोई चीज़, जैसे कि दूध हो, भी मान लो इसमें बच्चे को भूख लगी, हम इसको कटोरी में करके दें, कोई छोटा बाउल है इसमें, तो ये आधा भरा हो, लेकिन हमने उसको उसी गिलास में करके दिया तो फुल भर गया गिलास। तो बच्चा क्या लेगा, गिलास को लेगा जल्दी से, क्योंकि उसमें उसको ज़्यादा लगेगा, क्योंकि उसके शेप साइज में जो परिवर्तन हुआ है उसको नहीं समझ पाएगा। क्वांटिटी पर तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ा, क्योंकि दूध की मात्रा हमने दोनों बाउल में भी गिलास में बराबर है, लेकिन शेप साइज चेंज हो गई तो बच्चा उसको नहीं समझ पाता। ठीक है। सीरिएशन, क्रमबद्धता, वस्तुओं और तथ्यों को उनके आधार आकार के आधार पर क्रम में नहीं लगा पाता। जैसे कि यहाँ पे एक छोटी बिंदी है, एक फिर बड़ी बिंदी, एक इससे भी बड़ी बिंदी लग गई है, एक इससे बड़ी बिंदी है ये, और एक इससे बड़ी बिंदी है ये। तो हमने कहा बच्चे से कि इनको एक क्रम में लगा दो, तो बच्चा इनको एक क्रम में नहीं लगा पाता, किसी कभी बड़ी को रख देगा, फिर छोटी रख दी, फिर उससे बड़ी रख दी, तो क्रम में नहीं लगा पाता। तो ये सारे गुणों की जो कमी होती है वो कौन सी स्टेज में होती है, प्री ऑपरेशन स्टेज, 2 से 7 वर्ष की अवस्था में बच्चे के अंदर ये सभी गुण नहीं पाए जाते हैं। ठीक है। अगली जो स्टेज है वो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। और ये जो स्टेज होती है ये 7 से 11 वर्ष की होती है। इस अवस्था में बच्चा क्या करता है कि सामने की जो चीजों को देखकर ही कुछ कर सकता है, उन पर सोच सकता है, चिंतन कर सकता है। जैसे कि मान लीजिए बच्चे के सामने अभी कोई साइकिल है, तो बच्चा उस साइकिल के बारे में सारी चीजें सोच लेगा कि यार साइकिल में 2 पहिए होते हैं, साइकिल में जो है पैडल मारना होता है, इसमें हैंडल साधना, हैंडल से चलाते हैं इसको। ऐसे ही अगर बच्चे के सामने हम जो है एक भैंस को या फिर गाय को ला के रख दें, तो बच्चा सोचेगा यार इसके एक पूंछ होती है, इसके 4 पैर होते हैं, 2 कान होते हैं, 2 सींग होते हैं। ऐसा बच्चा सोचने लग जाता है। इस अवस्था में एपल्टावे, जीव मुद्रा, जीववाद मुद्रा, भार, संरक्षण, क्रमबद्धता की युक्ता आदि कॉन्सेप्ट का गुण आ जाता है। मतलब कि जिसकी कमी, ये सारी चीजों की कमी किस स्टेज में थी, प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर ये सारे गुण नहीं थे। लेकिन जैसे ही बच्चा 7 से 11 वर्ष की स्टेज में आता है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज के अंदर आता है, बच्चे में ये सारे गुण विकसित हो जाते हैं। बच्चों में तार्किक चिंतन, सोचने के ढंग में क्रमबद्धता या जटिलता आदि बढ़ने लगती है। ठीक है। आदि बढ़ने लग जाती है। वस्तुओं को विमाओं के आधार पर वर्गीकृत करना सीख जाते हैं। विमा के आधार पर कैसे, जैसे कि ये एक वर्ग है, ये एक त्रिभुज है और ये एक आयत है, तो इसके अंदर भी बच्चा जो है वर्गीकृत करना सीख लेता है। इसके बाद है आगमनात्मक तर्कणा, हाइपोथेटिकल थिंकिंग। मतलब कि इस अवस्था में आता है, यानी जब बच्चा उदाहरण के ऊपर आधारित होकर तर्क करने लगता है, अर्थात पहले उदाहरण फिर नियम। जैसे कि पेड़ जरूरी है नहीं, तो बच्चा आंसर देगा क्योंकि इससे हमें ऑक्सीजन मिलती है। तो बच्चा क्या करता है, पहले उदाहरण समझाता है। हाइपोथेटिकल मतलब कि आगमनात्मक, आगमनात्मक मतलब कि एक तरीके से आगमन विधि को सीख सकता है। हाइपोथेटिकल पहले उदाहरण देंगे बच्चों को, फिर उसके बाद में उसे नियम बताएंगे, तो बच्चा जो आसानी से समझ जाएगा। ठीक है, उस पर तर्क करेगा। अगली स्टेज है फोर्थ स्टेज, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 11 से 15 वर्ष की होती है। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इसमें स्टेज में क्या करता है कि बच्चे के जो संज्ञान की जो सर्वोच्चम अवस्था होती है, सबसे उच्च अवस्था होती है, और इस अवस्था में बच्चा जो है अमूर्त चिंतन करने लगता है। अमूर्त का मतलब कि बच्चे के सामने कोई भी वस्तु नहीं है तो भी वो उसके बारे में सोचने लग सकता है। बच्चों में अमूर्त तथा अपसारी चिंतन, मतलब कि डाइवर्जेंट थिंकिंग के गुण आदि विकसित हो जाते हैं। ठीक है। और 15 वर्ष की उम्र में बच्चे वयस्क के समान तार्किक नियमों का प्रयोग सीख लेते हैं। मतलब कि इस स्टेज में बच्चा जो है पहले नियमों को प्रयोग लेता है और उसके बाद उसका उदाहरण देता है, उसको प्रयोग करता है। जैसे कि हाइपोथेटिकल थिंकिंग यहाँ पे आती है, यहाँ पे जो है डिडक्टिव थिंकिंग आएगी, हाइपोथेटिकल थिंकिंग नहीं, यहाँ पे डिडक्टिकल थिंकिंग आएगी, क्योंकि निगमनात्मक तर्कना है, पहले नियम आएगा फिर उदाहरण आएगा। ठीक है, ये यहाँ पे डिडक्टिव थिंकिंग आएगी। तो यहाँ पे जो जीन पियाजे की है वो चारों स्टेज कंप्लीट होगी। अब जीन पियाजे के सिद्धांत की आलोचना भी की है, तो आलोचना क्यों हुई, किसने की, वो देखते हैं।
पियाजे ने मानसिक विकास के चरणों को क्रम को अपरिवर्तनशील बताया, लेकिन अगर बच्चों को अच्छा वातावरण दिया तो वह अपनी अवस्था की क्षमता से अधिक सीख सकता है। मतलब कि पियाजे ने जो 4 ही स्टेज बताई हैं संज्ञानात्मक विकास की, जैसे कि सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल और कंक्रीट ऑपरेशनल और पोस्ट ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो ये जो चारों स्टेज बताई हैं कि इनका क्रम चेंज नहीं हो सकता, ऐसा किसने कहा है? पियाजे भाई साहब ने कहा है। लेकिन अगर हम बच्चे को अच्छा वातावरण दे दें, अच्छी तरह से उसको शिक्षा दी जाए अच्छी, तो वो क्या करेगा, जो चीज़ें वो तीसरे स्टेज में सीख रहा था वो दूसरे स्टेज में सीख जाएगा 7 वर्ष तक में ही, और जो फोर्थ स्टेज में सीख रहा था वो तीसरे स्टेज में सीख जाएगा। मतलब कि बच्चे को इन्होंने फिक्स कहा है कि यहाँ पे 2 वर्ष का बच्चा, यहाँ पे 2 से 7, यहाँ पे 2 से वो 7 से 11, और यहाँ पे 11 से 15 15 वर्ष के बच्चा सीखेगा। लेकिन इनको अच्छा वातावरण दिया जाए तो ये बच्चा जो है पहले ही उन अवस्थाओं की क्षमता से अधिक सीख सकता है। प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे के लेवल को कम आंका गया है। जो सेकंड स्टेज थी प्री ऑपरेशनल स्टेज, उसमें बच्चे को बहुत कम, मतलब कि नेगलेक्ट के बराबर बच्चे पर ध्यान दिया गया है। उसकी लो लेवल जो उसकी क्षमता है उसको बहुत कम आंका गया है। और चारों अवस्थाएं अपरिवर्तनशील है, मतलब कि चेंजेबल नहीं होती कि पहले स्टेज ये नहीं, यही स्टेज जो इन्होंने क्रम बताया वही क्रम आएगा। ऐसा नहीं कि पहले दूसरी स्टेज आ जाए, फिर पहली, फिर तीसरी आ जाए, फिर चौथी। उन्होंने जो क्रम निर्धारित किया वही क्रम उसका होगा। तो यहाँ पर पियाजे के सिद्धांत की आलोचना की गई थी। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो हमारा जीन पियाजे का संज्ञानात्मक टॉपिक जो है वो समाप्त होता है फ्रेंड्स। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए।